दिल्ली पुलिस आज 20 देशों के 83 जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल करेगी। जिन विदेशी जमातियों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल होगी उनमें सऊदी अरब के 10, चीन के 7, ब्राजील के 8 जमाती शामिल हैं। दिल्ली पुलिस आज दोपहर 2 बजे दिल्ली की साकेत कोर्ट में चार्जशीट दाखिल करेगी। आनंद हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। आनंद, क्या जानकारी मिल रही है चार्जशीट दाखिल होने के बाद आगे किस तरीके की कार्रवाई? जी देखिए, आज 2 बजे के बाद जो दिल्ली की साकेत कोर्ट है उसमें दिल्ली पुलिस की जो क्राइम ब्रांच है वो 83 विदेशी जमातियों के खिलाफ जो आरोप पत्र है चार्जशीट वो दाखिल करेगी। और ये 20 अलग अलग देशों के जमाती हैं जो जिन्होंने वीजा उल्लंघन किया था और गैर कानूनी तरीके से ये भारत आए थे और उसके बाद मरकज में रुके थे और वहां पर इन्होंने जो कोरोना अधिनियम है उनका उल्लंघन किया। इस जो चार्जशीट है इसमें सीधे तौर पर जो मौलाना साद मरकज के जो ट्रस्ट है और जो बाकी लोग हैं उनके भी नाम इस चार्जशीट का हिस्सा बनाए गए हैं। फॉरेन जो एक्ट है और आईपीसी की कई धाराओं में ये चार्जशीट दाखिल की गई है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि 2 बजे के बाद क्राइम ब्रांच जो है वो साकेत कोर्ट पहुंचेगी और वहां पे ये जो 20 आरोप पत्र हैं उन्हें दाखिल करेगी और इसके बाद जो मुख्य चार्जशीट है उसका नंबर आएगा जिसमें सीधे तौर पर जो मौलाना साद और बाकी लोग जो आरोपी बनाए गए हैं और जिनके ऊपर गैरकानूनी हत्या का मामला दर्ज है उनके खिलाफ भी चार्जशीट दाखिल होगी। उधर दिल्ली के केशवपुरम इलाके में एक जूता फैक्ट्री में भयानक आग लग गई। आग बुझाने के लिए दमकल की 23 गाड़ियां मौके पर मौजूद है। ये आग आज सुबह 8:30 बजे से लगी और इस पर अब तक काबू नहीं पाया जा सका। आग लगने से किसी के हताहत होने की खबर नहीं है। दीपक बिष्ट हमारे साथ हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं। दीपक, फिलहाल स्थिति क्या है, कितना और वक्त लगेगा अभी आग पर काबू पाने में? देखिए, दमकल का कहना है कि जो आग है उस पर कूलिंग का काम चल रहा है क्योंकि कंट्रोल करने में काफी देर से परेशानी आ रही थी और दमकल की लगभग जो 23 से ज्यादा गाड़ियों को वहां पर भेजा गया है। जो आसपास का इलाका है उसे खाली कराया गया है एहतियातन, ताकि वो आग कहीं दूसरी बिल्डिंगों में न घेराव करे। और यही वजह है क्योंकि 3 से 4 मंजिल की बिल्डिंग है, जूता फैक्ट्री है, प्लास्टिक का मटेरियल ज्यादा है जिसकी वजह से परेशानी हो रही है। लेकिन ये कहा जा रहा है कि आग पर जो है कंट्रोल कहा जा सकता है। अर्पिता जी। उधर दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में एक हाउसिंग सोसाइटी में कोरोना मरीज के मिलने के बाद लोगों ने उसे सील करने का विरोध किया। जैसे ही अधिकारी हाउसिंग सोसाइटी को सील करने पहुंचे, लोगों की उनसे बहस हो गई। हाउसिंग सोसाइटी के लोगों ने अधिकारियों से कहा कि जिस टावर में कोरोना मरीज निकला है उसे ही सील किया जाए, पूरी हाउसिंग सोसाइटी को नहीं। लोगों ने दावा किया कि वो इसके लिए पहले भी अधिकारियों से गुहार लगा चुके हैं। तो ऑलरेडी कट गया है, चलेगा, उधर दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर के सील होने के बाद लंबा जाम लग गया है जिसे खुलवाने में पुलिसकर्मी जुटे हुए हैं। भीषण गर्मी पड़ने की वजह से पुलिसकर्मियों की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं, लेकिन पुलिसकर्मियों का कहना है कि वो अपने कर्तव्य का पालन कर रहे हैं। तो इस गर्मी के बीच ट्रैफिक को कंट्रोल करने की कोशिश यहां पर पुलिस वालों के द्वारा हो रही है क्योंकि बॉर्डर जो है वो सील हो गई है 3 दिन की छुट्टी के बाद, क्योंकि सैटरडे संडे और उसके बाद ईद, उसकी छुट्टी के बाद आज लोग यहां पहुंचे। बहुत सारे लोग जिनको जानकारी नहीं, दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर दरअसल बंद है, सील कर दिया गया है कोरोना के दुख देखते हुए और ऐसे में लोगों को वहां से वापस भेजा जा रहा है। दिल्ली में गर्मी लगातार कहर बरपा रही है। हर दिन रोज रिकॉर्ड टूट रहे हैं और आज जो सुबह का तापमान है वो इस समय 33 से 34 डिग्री के आसपास सेल्सियस दर्ज किया गया है। लेकिन मौसम विभाग का कहना है कि दिन भर जो गर्मी रहेगी, गर्म हवाओं का सामना करना पड़ेगा लोगों को, साथ ही गर्मी जो है उसका तापमान लगातार बढ़ता जाएगा। मैं इस वक्त दिखा रहा हूँ आपको क्योंकि ये गाजीपुर यूपी बॉर्डर है और दिल्ली पुलिस के जवान हैं, ट्रैफिक पुलिस है। यहाँ पर ये लोग धूप में जो है लगातार खड़े हैं क्योंकि ट्रैफिक को मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है। इस समय सबसे बड़ी समस्या लोगों के लिए यही होती है कि ट्रैफिक को कैसे यहाँ से आगे बढ़ाया जाए और ये पुलिसकर्मी सुबह से शाम तक यहाँ पर लगे रहते हैं। सर, आज भी टेम्परेचर लगातार है, टेम्परेचर लगातार परेशान कर रहा है। आप लोग यहाँ पर सुबह से धूप में रहते हैं, किस तरह की व्यवस्था कैसे कर पाते हैं इतना? सर, ये ड्यूटी है, लोगों की सेवा करना हमारा परम धर्म है। सेवा कर रहे हैं लोगों की, ट्रैफिक जाम हमें निकालते हैं, सर्विस वालों को, सर्विस वाले सुबह सुबह जा रहे हैं, इनको निकालना हमारा काम है। ट्रैफिक पुलिस का जिम्मा जो है यहाँ पर आप देख सकते हैं, ट्रैफिक पुलिस के एसआई है यहाँ पर। सर, आप लोग सुबह से मेंटेन करते हैं तो कितना टाइम लग जाता है? क्योंकि धूप भी बहुत तेज है, लोग मानते नहीं है, कैसे मैनेज कर पाते हैं?
गाड़ियों के अकॉर्डिंग जैसे भी गाड़ियां आ रही हैं, किस तरह की गाड़ियां हैं, ज़्यादा है तो उसको आराम से उसको निकालते हैं उसको, बाकी तो मैनेज तो करना ही पड़ेगा, गर्मी हो चाहे कुछ भी हो। उधर देश में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 1,45,380 पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में कोरोना के 6,535 मरीज सामने आए। वहीं 24 घंटे में कोरोना के 146 मरीजों की मौत के साथ ही कोरोना की वजह से हुई मौत का आंकड़ा 4,167 तक पहुंच चुका है। देश के ज्यादातर राज्य कोरोना वायरस से जूझ रहे हैं, लेकिन इनमें कुछ राज्य ऐसे हैं जहां कोरोना की चपेट में आने वाले मरीजों की तादाद बहुत ज्यादा है, यानी बढ़ रही है। सबसे खराब हालत महाराष्ट्र की है, जहां पर कोरोना मरीजों की संख्या लगातार बढ़ती जा रही है। वहां पर मरीजों की तादाद 52,000 के पार पहुंच गई है। कोरोना से जूझ रहे राज्यों में तमिलनाडु दूसरे नंबर पर है, जहां अब तक कोरोना के मरीजों की संख्या 17,000 के पार पहुंच चुकी है। वहीं कोरोना मरीजों की संख्या में तीसरे नंबर पर गुजरात है, जहां 14,460 मरीज हो चुके हैं। दिल्ली चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों का आंकड़ा 14,000 के पार पहुंच चुका है। 5वें नंबर पर राजस्थान है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 7,300 पहुंच चुकी है। कोरोना वायरस के कहर से हालांकि पूरी दुनिया बेहाल है। दुनिया के 185 देश इस वक्त कोरोना महामारी की चपेट में हैं, लेकिन कुछ देशों के हालात बहुत ज्यादा खराब हैं। ऐसे देशों में पहले नंबर पर अमेरिका है, जहां कोरोना के मरीज 16 लाख से ज्यादा हो चुके हैं। वहीं ब्राजील दूसरे नंबर पर है, जहां मरीजों की संख्या 3,74,000 के पार पहुंच गई है। रूस इस लिस्ट में तीसरे नंबर पर है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 3,53,000 के पार पहुंच गई है। ब्रिटेन चौथे नंबर पर है, जहां कोरोना के मरीजों की तादाद 2,62,000 से भी ज्यादा है। और 5वें नंबर पर स्पेन है, जहां कोरोना मरीजों की संख्या 2,35,400 है। कोरोना का सबसे ज्यादा असर महाराष्ट्र में हुआ है, जहां पर अब तक 1,695 लोगों की मौत हो चुकी है। मुंबई में भी मरने वालों की संख्या 1,000 के पार पहुंच चुकी है। पिछले 24 घंटे में महाराष्ट्र में कोरोना के 2,426 नए केस सामने आए, जबकि 60 लोगों की मौत हुई। मुंबई में कोरोना मरीजों की संख्या 32,000 के पास पहुंच गई है। लॉकडाउन में राहत मिलते ही कई जगहों पर लोग सड़कों पर उतर पड़े हैं। लॉकडाउन के दौरान भीड़ की ऐसी ही तस्वीर मुंबई में दिखी, जहां सड़कों पर गाड़ियों की लंबी कतार नजर आई। लॉकडाउन में ढील मिलने के बाद कई सरकारी और निजी दफ्तर खुल गए, जिनकी वजह से सड़कों पर लोगों की गाड़ियां और लोग नजर आने लगे। मुंबई के दहसर में चेक पोस्ट पर भी जाम के हालात दिखे, जहां गाड़ियों की लंबी लंबी कतार दिखी। मुंबई सहित पूरे महाराष्ट्र में लॉकडाउन 4 चल रहा है और इस वक्त देश में सबसे ज्यादा कोरोना से प्रभावित राज्य महाराष्ट्र ही है। लेकिन उस लॉकडाउन का पालन देखिए किस तरह से हो रहा है। जिस तरह से गाड़ियां सड़कों पर है, ये देख के लगता नहीं कि यहाँ पे लॉकडाउन है भी। बड़ी संख्या में गाड़ियां निकल रही हैं सड़कों पर। और इस तस्वीर को देखिए, मैं दहिसर चेकनाका पर मौजूद हूँ और यहाँ ये तस्वीर आपको बताती है कि आखिर लॉकडाउन के पालन कराने को लेकर महाराष्ट्र सरकार या उसके अधिकारी कितने गंभीर हैं। तमाम बड़ी गाड़ियां यहाँ पर सड़कों पर दिख रही हैं। जब से लॉकडाउन 4 लागू हुआ है तब से ही महाराष्ट्र की स्थिति है। पिछले दिनों भी हमने ये सवाल खड़ा किया था, लेकिन उसके बाद भी कोई सुधार होता नहीं दिख रहा है। ये देखिए, ये तमाम जो गाड़ियां हैं, देख के आपको लग रहा है कि महाराष्ट्र में लॉकडाउन है। पूरा जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे का एरिया है या मुंबई गुजरात हाईवे है, वहाँ पर गाड़ियों की कतारें लगी हुई हैं। आप देखिए, यहाँ पर लगातार गाड़ियां जो है वो मुंबई में एंट्री कर रही हैं, पालघर और ठाणे से होते हुए। और ये संख्या बताती है दूसरी तरफ जो मुंबई की तरफ से गाड़ियां निकल रही हैं। देखिए सामने चेकनाके पर किस तरह की जो वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे है वहाँ पर भीड़ आपको नजर आ रही है। इस तरह की भीड़ लॉकडाउन के दौरान दिखना महाराष्ट्र के लिए शुभ संकेत नहीं है। लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग हवाई अड्डों से 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई। एयर इंडिया समेत ज्यादातर विमान कंपनियों ने उड़ानें शुरू की। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर हवाई अड्डों पर जरूरी एहतियात बरतते जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हवाई अड्डे पर लोगों को मास्क और फेस शील्ड लगाए हुए देखा गया। लॉकडाउन की वजह से लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए वक्त से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए, ताकि कोई दिक्कत ना हो। सेवा शुरू की गई थी। कल पहले दिन लगभग 170 के करीब लोग यहाँ पर पहुंचे थे और यहाँ से भी जो लोग हैं उनकी ये दो तस्वीरें लॉकडाउन के बीच पूरे एहतियात हालांकि बरती जा रहे हैं। वहाँ पर एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से भी, साथ ही साथ जो लोग वहाँ पहुँच रहे हैं वो भी अपने तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग और मास्क लगाए हुए ही नजर आए हैं। तो
पूरी एहतियात के साथ ये घरेलू उड़ान शुरू हो चुकी है और यहाँ पर सारे एहतियात भी उठाए जा रहे हैं ताकि जो लोग हैं वो कोरोना की चपेट से बच सके। मैं मौजूद हूं दिल्ली एयरपोर्ट पर टर्मिनल 3 पर और यहां पर तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि लगातार यात्री जो हैं वो एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं अपने घर जाने के लिए। आप देख सकते हैं काफ़ी यात्री जो हैं यहां पर मास्क लगाकर पहुंचे हुए हैं, पूरे सेफ्टी के साथ पहुंचे हुए हैं। सर कहाँ जाना है आपको? श्रीनगर। श्रीनगर जाना है, तो आपकी दिल्ली कहीं है? यस सर, दिल्ली में ही। तो श्रीनगर आपका घर है या फिर जॉब करते हैं सर? अच्छा, जॉब करते हैं आप श्रीनगर में। तो कब से यहाँ बैठे हुए हैं? हाफ एन आवर। फ्लाइट क्या आपकी रीशेड्यूल है या क्या? नहीं सर, टाइम पे है। कितने बजे की फ्लाइट है? 12:40 की सर। और भी यहाँ पर यात्री मौजूद हैं। सर आपको कहाँ जाना है? सर श्रीनगर। अभी श्रीनगर जाना चाहते हो, कब की फ्लाइट है? मेरी अभी 12 बजे की फ्लाइट है। 12 बजे की फ्लाइट है, तो कब से बैठे हुए हो? बस अभी 10-15 मिनट हुए हैं। तो इतनी जल्दी आ गए? कोई पर्टिकुलर रीज़न नहीं, बस सेफ्टी रीजंस की ऊबर बुक हो जाए, अलो करे, बस यही सब और नथिंग पर्टिकुलर। सेफ्टी प्रिकॉशंस की जल्दी आ सके, दैट्स ऑल। सेफ्टी प्रिकॉशंस, क्योंकि जिस तरीके से लॉकडाउन 4 के दौरान जो है जो टैक्सी हैं वो सही तरीके से नहीं चल रही हैं, काफ़ी कम चल रही हैं। इस वजह से जो लोग हैं अपने समय से पहले ही एयरपोर्ट पर पहुंच गए हैं। एयरपोर्ट पर क्या हाल है, कैसी तैयारियां हैं और लोगों का क्या कहना है, ये बता रहे हैं हमारे संवाददाता जनक दवे। अहमदाबाद से सुबह से ही कुछ फ्लाइट्स रद्द हो चुकी है। बैंगलोर और बेलगाम के लिए फ़्लाइट्स रद्द हो चुकी है, जबकि मुंबई कल से ही फ़्लाइट्स नहीं जा रही। जो बताया जा रहा है उसके मुताबिक मुंबई में कुछ ही विमानों को उड़ने और वहां से लैंड होने की इजाज़त है। ऐसे में अहमदाबाद उस सूची में नहीं है। ख़ासतौर पर मेट्रो सिटीज़ के लिए ही फ़्लाइट्स मुंबई से चलती है। ऐसे में चाहे पोरबंदर की बात करें, चाहे अहमदाबाद की बात करें, चाहे सूरत की बात करें, मुंबई के लिए कोई भी फ़्लाइट्स उपलब्ध नहीं है। जबकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं कि वाराणसी और बाकी जो जगह के लिए जो फ़्लाइट चल रही है वो कुछ डिले चल रही है। बेलगाम की फ़्लाइट्स रद्द हो चुकी है। उसके अलावा जो बेंगलोर की फ़्लाइट्स है वो भी रद्द हो चुकी है। यहाँ पर ये भी दिखाना चाहूँगा कि बहुत कम लोग हैं जो आज यात्रा कर रहे हैं, जो ज़रूरी है, जिनको यात्रा करनी ज़रूरी है, वही लोग यहाँ पर आज देख रहे हैं। सुबह से भी कम यात्री खासतौर पर यहाँ पर देख रहे हैं। ये देखिए CSF के जवानों साथ तौर पे जो लोग आ रहे हैं बेहद कम, कल के मुकाबले में केवल 3 फ्लाइट्स अब तक चल पा रही है, जो जानकारी मिली है उसके मुताबिक। और 7 जितनी ही फ्लाइट्स अब आज पूरे दिन चलने वाली हैं, 12 जितनी फ्लाइट्स अब तक अहमदाबाद आनी है। ये बात यहाँ पर एयरपोर्ट अथॉरिटी की ओर से बताई जा रही है। लेकिन जो मैंने कहा उसके मुताबिक मुंबई के लिए एक भी फ्लाइट फिलहाल अहमदाबाद से नहीं है। उधर यूपी में कोरोना के बढ़ रहे मामलों पर मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के एक बयान पर सियासी घमासान छिड़ गया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के मुताबिक यूपी में मुंबई से लौट रहे 75% मजदूर और दिल्ली से लौट रहे 50% मजदूर कोरोना संक्रमित हैं, जबकि मुंबई और दिल्ली के अलावा दूसरे राज्यों से यूपी लौट रहे मजदूरों में 25% कोरोना संक्रमित हैं। जिस पर कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी ने यूपी सरकार से पूछा कि क्या उत्तर प्रदेश में 10 लाख लोग कोरोना से पीड़ित हैं। प्रियंका गांधी के मुताबिक 25 लाख लोग अब तक यूपी लौटे हैं और अगर सीएम योगी के बयान को आधार माना जाए तो क्या यूपी में 10 लाख लोग कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं, जबकि यूपी सरकार कोरोना पॉजिटिव लोगों की संख्या 6228 बता रही है। मुंबई से आने वाला जो भी कामगार है उसमें से 75% लोग ऐसे हैं जिनमें संक्रमण है। दिल्ली से आने वाला कामगार 50% ऐसा है जिसमें संक्रमण है। अन्य राज्यों से आने वाला जो कामगार है 25 से 30% ऐसे मामले आ रहे हैं जिनमें व्यापक संक्रमण है। तो हमारे लिए एक चैलेंज इस समय बना हुआ है, लेकिन मजबूती के साथ पूरी टीमें काम कर रही हैं। उधर सीएम योगी के इस बयान के बाद कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी ने ट्वीट कर यूपी सरकार से सवाल पूछते हुए लिखा कि यूपी के मुख्यमंत्री का ये बयान सुना, सरकार के आंकड़ों के अनुसार लगभग 50 लाख लोग यूपी वापस आ चुके हैं। मुख्यमंत्री जी के बयान के आधार पर इनमें से महाराष्ट्र से लौटे हुए 75%, दिल्ली से लौटे हुए 50% और अन्य प्रदेशों से लौटे 25% कोरोना से संक्रमित हैं। क्या मुख्यमंत्री जी का मतलब है कि यूपी में 10 लाख से अधिक लोग कोरोना से संक्रमित हैं? मगर उनकी सरकार के आंकड़े तो संक्रमण की संख्या 6228 बता रहे हैं। उनके द्वारा बताए गए संक्रमण के आंकड़े का आधार क्या है? लौटे हुए प्रवासियों में संक्रमण का ये प्रतिशत आया कहां से? 25 लाख लोग आए हैं
उनमें से 10 लाख उत्तर प्रदेश में संक्रमित लोग प्रवासी मजदूर हैं। इतनी बड़ी संख्या और अप्रमाणित कोई उसका आधार नहीं है। किस आधार पर यह संख्या हुई है, किस टेस्ट के माध्यम से संख्या हुई है, और इतनी ज्यादा संख्या है तो आप उनको टेस्ट करने की क्या आपने रणनीति अपनाई है? ये कब तक ये मखौल होता रहेगा? इसके ऊपर सवाल उठाए हैं हमारी राष्ट्रीय महासचिव श्रीमती प्रियंका गांधी वाड्रा जी ने। तो यूपी के झांसी में भी टिड्डियों का झुंड पहुंचने से किसानों में हड़कंप मच गया है। किसानों ने बताया कि टिड्डियों के झुंड ने बड़े पैमाने पर फसल को बर्बाद कर दिया। लोगों ने टिड्डियों के झुंड को भगाने की बहुत कोशिश की, लेकिन वो उन्हें भगा नहीं पाए। बताया गया कि बाद में टिड्डियों का झुंड मध्य प्रदेश की तरफ चला गया। टिड्डियों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान के भी कई इलाकों में फसल को काफी नुकसान पहुंचाया है। उससे जो नुकसान है कि जैसे भिंडी है और टिंडे हैं, करेला है, टमाटर है, बैगन है, इनको नुकसान है जी। टिड्डी से फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देती है जी। टिड्डी दल से जी नुकसान होता है कि खेत के जो फसल लगी हुई होती है, जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार, बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है जी। तो फसल के पत्ते खा लेता है तो जानवरों को फिर नुकसान पहुंचाता है जी। जानवर पतला गोबर करने लगते हैं, खाते हैं, तो इसलिए उससे बहुत नुकसान होता है। तुरैया खा जाती, भिंडी खा जाती, तो क्या वो का खीरा खा जाती है, लौकी है। नमस्कार, मुद्दा गर्म है देख रहे हैं आप, और मैं हूं आपके साथ अर्पिता आर्य। और इस वक्त जो मुद्दा गर्म हो गया है वो दिल्ली और यूपी बॉर्डर से जुड़ा हुआ है। सवाल ये है कि क्या बॉर्डर सील करने से कोरोना रुकेगा? ये सवाल इसलिए क्योंकि गाजियाबाद प्रशासन ने अपनी तरफ से दिल्ली बॉर्डर सील कर दिया। गाजियाबाद प्रशासन की दलील है कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से जिले में कोरोना के मामले बढ़ रहे हैं। इसलिए कोरोना पर काबू पाने के लिए गाजियाबाद प्रशासन ने दिल्ली यूपी बॉर्डर आवाजाही रोक दी है। आपको 3 अलग अलग तस्वीरें हम दिखा रहे हैं कि कैसे सील होने की वजह से लंबे लंबे जाम यहां पर लगे हुए हैं। कई जगहों पर एम्बुलेंस फंसी हुई है। हालांकि सील करने का फैसला कल ही ले लिया गया था, लेकिन 3 दिन बाद आज दफ्तर खुलने से सड़क पर गाड़ियों की संख्या बहुत ज्यादा हो गई है। ये 3 तस्वीरें आपके सामने। दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर, किस तरीके से गाड़ियों की लंबी लंबी कतार लगी है, जैम में लोग फंसे हैं। और कल ही हालांकि ये जो बॉर्डर है सील कर दिया गया था, लेकिन लोगों तक जानकारी नहीं पहुंच पाई। इस पर हम बात करेंगे, लेकिन उससे पहले देखते हैं दिल्ली गाजियाबाद बॉर्डर पर आज कैसे जाम लग गया है। हम इस वक्त दिल्ली यूपी बॉर्डर पर हैं और इस वक्त आप देख सकते हैं मेरे पीछे दिल्ली को जाने वाले जो वाहन हैं वो लंबी कतारें लग चुकी हैं उन वाहनों की। और इसकी वजह यह है क्योंकि आज जो है 3 दिन की छुट्टी के बाद यहाँ पर वाहन जो है सड़क पर आ चुके हैं, क्योंकि लोग अपने दफ्तरों को जाएंगे। और यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगा दाईं तरफ मेरे एक एम्बुलेंस भी फंसी है, जिसको निकालने के लिए दिल्ली ट्रैफिक पुलिस और पुलिसकर्मी जो है वो कोशिश कर रहे हैं कि ट्रैफिक को जल्दी बढ़वाया जाए, क्योंकि जाम की हालत जो है वो देखी जा सकती है। जिसके बाद यहाँ पर पुलिस कोशिश कर रही है कि उस एम्बुलेंस को निकाला जाए, क्योंकि ये जो रूट है ये हाईवे का रूट है और यहाँ पर हर 5 मिनट में कोई ना कोई एम्बुलेंस आती है और इसको लेकर पुलिसकर्मी लगातार सजग रहते हैं। लेकिन जो जाम है वो आप देख सकते हैं दिल्ली बॉर्डर को यूपी प्रशासन की तरफ से सील किया गया है। और दिल्ली यूपी बॉर्डर जो है गाजियाबाद 1 दिन पहले सील किया गया है। जो लॉकडाउन 2 में स्थिति थी वही स्थिति अब है, क्योंकि अगर आप यूपी की तरफ जाते हैं दिल्ली से तो आपको पास दिखाना पड़ेगा या फिर आवश्यक सेवाओं को यहाँ की अनुमति है। लेकिन इस वक्त सुबह ये सभी वाहन जो है दिल्ली की तरफ जा रहे हैं और इसको लेकर यहाँ पर जाम की भयंकर स्थिति बनी हुई है, क्योंकि यूपी से दिल्ली में एंटर करने वाले वाहनों को परमिशन है लेकिन वो पास नहीं दिखा सकते। लेकिन अगर दिल्ली से अगर आप यूपी में जाते हैं तो आपको पूरी तरह से चेकिंग का सामना करना पड़ेगा। और इस तरह से यहाँ पर जो वाहनों की जो दूरी है वो आप दूर तक देख सकते हैं। भयंकर जाम इस वक्त लोगों को सामना करना पड़ रहा है। कैमरामैन ईश्वर दयाल के साथ दीपक बिष्ट, न्यूज़ 18 इंडिया, दिल्ली। इस बारे में गाजियाबाद प्रशासन का कहना है कि सिस्टम को आसान बनाने की उनकी तरफ से कोशिशें की जा रही हैं। हायर लेवल पे मीटिंग हुई है रात में मेडिकल की, और ज़्यादातर जो हमारे यहाँ कोरोना का विस्तार हो रहा है वो दिल्ली बेस्ड है।
तो कुछ कंपनियों के बेस्ड भी था कुछ, तो उन जगहों पे हम लोग सख्ती बरत रहे हैं। प्रॉपर जिलाधिकारी महोदय के जिनके पास है, हम ई पास सिस्टम को और सरल बनाए हैं, जल्दी से जल्दी लोगों का सेम डे ही हो जा रहा है। दुकानदार हमें मिले कि उनका दुकानों का काम है और दुकान वहाँ खुलनी है। नहीं, दुकान देखिए अभी हम लोग, आपको पता है जिस रूप में संघर्ष कर रहे हैं, सबसे पहले इन चीज़ों को रोकना है। अगर उनकी शॉप वहाँ है तो वहीं रुके, वो मूवमेंट नहीं होने देंगे। दीपक बिष्ट हमारे साथ, हमारे सहयोगी इस वक्त जुड़ चुके हैं और साथ ही साथ वो गाजियाबाद दिल्ली बॉर्डर से हैं और दिल्ली नोएडा बॉर्डर से नीतीश कुमार भी हमारे साथ हैं। दीपक, आप जहां पर मौजूद हैं, हमने आपकी रिपोर्ट देखी कि वहां पर कैसे स्थितियां हैं, लोग फंसे हुए हैं। प्रशासन ये कह रहा है कि हम अभी विकल्प तलाश रहे हैं, सिस्टम को और आसान बना रहे हैं। क्या इस आसान तरीका पहले नहीं अपना लेना चाहिए, जब यहाँ हम देख रहे हैं कई किलोमीटर लंबा जाम लग गया है? बिल्कुल निश्चित तौर पर देखिए, एक दो दिन पहले से ये प्रक्रिया होनी चाहिए थी, क्योंकि अचानक जो जाम लगा है, मैं दिखाना चाहूँगा वो तस्वीरें, क्योंकि यूपी पुलिस अब कुछ यहाँ पर ढिलाई बरतते हुए दिख रही है, क्योंकि जो आवश्यक सेवाएं हैं उनको यहाँ से जाने दिया जा रहा है और ये पहले से कवायद होनी चाहिए थी। हालांकि लॉकडाउन 2 में जो स्थिति थी वो अब एक बार फिर गाजियाबाद प्रशासन की तरफ से की गई है, क्योंकि जो आवागमन दिल्ली और गाजियाबाद का रहता है, ये जो दिल्ली से आने वाले लोग हैं, ऐसा आरोप जो गाजियाबाद प्रशासन लगा रहा है कि दिल्ली से आने वाले लोगों की वजह से गाजियाबाद में जो है इस कोविड-19 के जो महामारी है उसके लक्षण बढ़े हैं और यहाँ पर लोगों को के अंदर वही लोग जो बाहर से आ रहे हैं उन्हीं के लक्षण यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। तो इसको लेकर एहतियातन यहाँ पर इस तरह के इंतजाम किए गए हैं, ताकि यहाँ पर जो भी लोग आएगा अपना वो पास दिखाएंगे, आवश्यक सेवाओं से जुड़े हैं या फिर जो डीएम जिलाधिकारी के माध्यम से जो पास बने गए हैं उन्हीं लोगों को यहाँ आने की इजाजत दी जाएगी और जिनके पास पास नहीं होंगे तो वो वापस जा सकते हैं। अर्पिता, ठीक है। दीपक, आ रही हूँ मैं। बॉर्डर सील होने की वजह से दरअसल लोगों को बहुत दिक्कतें हो रही हैं और लोगों ने इस पर सवाल भी खड़ा किया है। पूरम गाजियाबाद से वहाँ बॉर्डर्स सील हो चुके हैं, जबकि कोरोना तो आजकल तो अब नॉर्मल हो गया। अब तो ये थोड़ा रिलैक्सेशन देना चाहिए। हर आदमी जो है सोशल डिस्टेंसिंग रख रहा है, ग्लव्स से सैनिटाइजिंग कर रहा है हर चीज़ को। तो अब इतना ये सील बॉर्डर सील करने का औचित्य नहीं रहा। लेकिन बॉर्डर खुल नहीं रहा और कुछ वैलिड रीजन भी नहीं दे रहे कि एसेंशियल सर्विसेज को तो एटलीस्ट ये लोग अलाउ करें। तो ये बिल्कुल समझ नहीं आ रहा और लास्ट 20 मिनट से खड़े हैं, कुछ समझ ही नहीं आया। ऑफिस में भी ऑफिसर्स हम लोग को कॉल कर रहे हैं, बुला रहे हैं। ये कहाँ तक हम उनको जस्टिफाई करें कि भाई बॉर्डर बंद है, हम नहीं आ सकते हैं। पौना घंटा हो गया और ऑफिस हमारे खुले हुए हैं, लेकिन पास भी दिए हुए हैं, लेकिन उसके बावजूद परेशानी हो रही है। नहीं निकलने दे रहे हैं, यहाँ पे पास वगैरह के साथ भी नहीं निकलने दे रहे। इसी बीच हमारे साथ बीजेपी की निगहत अब्बास भी इस वक्त जुड़ चुकी हैं, उनका रुख करें। लेकिन सबसे पहले अगर नीतीश हमारे साथ हैं तो उनसे मेरा सवाल, नीतीश आप जहां पर मौजूद है वहां पर स्थिति क्या है, जल्दी से दिखा दीजिए। देखिए, मैं नोएडा दिल्ली बॉर्डर पर मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं यहाँ पे गाड़ियों का काफिला है, जो ट्रैफिक की रफ्तार है काफी स्लो है। उसकी वजह यह है कि नोएडा पुलिस दिल्ली की तरफ से आने वाले जो एक एक गाड़ियां हैं, एक एक गाड़ी है, सबको बाकायदा चेक कर रही है। जिनके पास जो है प्रॉपर परमिशन है नोएडा में प्रवेश की या जिनके पास इंटर स्टेट बॉर्डर का पास है, सिर्फ उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। आइए इस बारे में बात करते हैं। नोएडा के एडिशनल डीसीपी रणविजय सिंह साहब हमारे साथ हैं, उनसे हम बात करते हैं। सर, लॉकडाउन किया गया, उसके बाद फिर बॉर्डर को सील किया गया। जिन लोगों के पास वैलिड पास है, परमिशन, उन्हीं को अलाउ किया जा रहा है। कितना असर पड़ा है नोएडा में कोविड-19 की स्थिति पर इसका? देखिए, हम लोगों ने इंटर स्टेट मूवमेंट्स को रिस्ट्रिक्ट किया था और उसी का परिणाम रहा कि नोएडा में इसका जो स्प्रेड है वो काफ़ी अंडर कंट्रोल रहा। हालांकि बहुत और सारे फैक्टर्स हैं, सिस्टमेटिक प्लानिंग की गई थी। हमारे कमिश्नर साहब, डीएम साहब, सब लोगों ने मिल करके बहुत सिस्टमेटिकली एक एक इशू को एक तरीके से प्लान करके ढंग से हम लोगों ने सब चीज़ों को अब तक कंट्रोल में किया है। बट ये जो मूवमेंट जो हमारा इंटर स्टेट बॉर्डर है, यहाँ से जो हम लोगों ने रिस्ट्रिक्ट किया, इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ता है। कारण उसका ये है कि दिल्ली में हॉस्पिटल्स में काम करने वाले लोग, दिल्ली में अन्य जगहों पे काम करने वाले लोग, ज़्यादातर लोग जो इधर रहते हैं, उनके द्वारा इनके मूवमेंट से यहाँ आने से हमारे यहाँ इन्फेक्शन का स्प्रेड ज़्यादा हुआ था। चलिए नीतीश, मैं आऊंगी आपके पास। वहीं दिल्ली पुलिस ने दरअसल नोएडा प्रशासन के आदेश का हवाला देते हुए लोगों को सलाह दी है कि वो कालिंदी कुंज फ्लाईओवर से बचे। ट्वीट में लिखा गया है कि यूपी पुलिस नोएडा में सिर्फ उन्हीं वाहनों को प्रवेश दे रही है जिनके पास डीएम नोएडा की ओर से जारी पास है।
जो लोग कालिंदी कुंज फ्लाईओवर होते हुए दिल्ली जा रहे हैं वो इस बात का ध्यान रखें। तो ये दिल्ली पुलिस की तरफ से दरअसल ये ट्वीट किया गया है। वहीं गाजियाबाद के पुलिस अधिकारियों के मुताबिक वो जिला प्रशासन के आदेश का पालन कर रहे हैं। ये जो आदेश आए हैं ये जिला प्रशासन की तरफ से आए हैं, उन्हीं का अनुपालन यहाँ बॉर्डर पे कराया जा रहा है। जो समस्याएं सामने आ रही हैं उसके लिए एक मजिस्ट्रेट की नियुक्ति भी यहाँ पे की गई है, तो जैसे भी आदेश निर्देश होंगे उनका अनुपालन होगा। जो अटेंशन सर्विस है, जैसे जरूरी सामानों की जो आवाजाही है वो किस तरीके से उसको जाने दिया जाएगा? कि जरूरी सामान की जो आवाजाही है इसके लिए हमने एक सेपरेट लेन बनाई हुई है जो हमारे फ्लाईओवर के ऊपर से जा सकती है, तो उनको कहीं पर भी बाधा नहीं होने पाएगी। और मैम ये कब तक, ये कितने बजे से कितने बजे तक ये क्लोज रखा जाएगा बॉर्डर को? ये ऑफिस स्टाफ के लिए है बेसिकली 9 से पहले और 6 बजे। एसेंशियल सर्विस के वाहन हैं, मालवाहक वाहन हैं और जिनके पास पास हैं उन्हें हम अलाउ कर रहे हैं दिल्ली जाने के लिए, क्योंकि ये जो श्रीमान जिलाधिकारी महोदय के जो आदेश आए हैं अभी तो ये अभी दोपहर के आसपास आए हैं। तो अभी कई लोगों को पता भी नहीं है इसके बारे में कि दोबारा लॉकडाउन पार्ट 2 वाली जो बाउंडेशंस थी वो दोबारा से लागू हो गई हैं। तो अभी जो लोग इस चीज़ से अनजान है अभी उन्हें अभी बता रहे हैं कि कल से आपको ये चीज़ करनी पड़ेगी, वरना आपको एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली में जाने की। और शाम को 6 बजे के बाद ही आप दिल्ली से वापस आएंगे गाजियाबाद की सीमा में, और सुबह 9 बजे से पहले आप लोगों को दिल्ली में जाना है, वो भी पास के साथ। अगर आपके पास पास नहीं होगा तब भी आपको सुबह 9 बजे से पहले भी एंट्री नहीं दी जाएगी दिल्ली में। हमारे साथ बीजेपी की तरफ से निगत अब्बास हैं और आम आदमी पार्टी की तरफ से आतिशी हमारे साथ हैं। सबसे पहले सवाल मेरा निगत अब्बास से। निगत, कभी बॉर्डर खोल दिए जाते हैं, कभी बॉर्डर बंद कर दिए जाते हैं। जब खोले जाते हैं तो क्या इस बात की चिंता नहीं होती कि हम खोलेंगे तो कोरोना बढ़ेगा, तो ना खोला जाए? आपकी रणनीति सही से नहीं बन पाती है और ये लोग परेशान होते हैं। देखिए अर्पिता जी मेरी बात सुनिए। अब आपने बोलने का मौका दिया तो पहले सुन लीजिए। ये पैंडेमिक है, ये महामारी है, पूरी दुनिया जानती है, पूरी दुनिया लॉकडाउन पे थी। सिर्फ हिंदुस्तान, सिर्फ दिल्ली या सिर्फ महाराष्ट्र नहीं था, पूरी दुनिया लॉकडाउन पे थी और पूरा देश लॉकडाउन पे था। बहरहाल जाहिर सी बात है कि जो बॉर्डर्स हैं वो मुकम्मल हम बंद नहीं रख सकते, उनको खोलने की मजबूरी हम सबकी है, क्योंकि हम सबने देखा है कि किस प्रकार की इकोनॉमिक ग्रोथ को कम किया जा रहा है इस वजह से, और हो रही थी चीजें खराब। इस वजह से जो बॉर्डर्स है वो खोले गए, अब जरूरी थी खोले भी गए। लेकिन जब कोई संक्रमित एरिया, कोई कंटेनमेंट जोन निकला, गाजियाबाद में कोई केस आया, किसी जगह कोई केस आया, तो बॉर्डर सील करना अनिवार्य इसलिए हो जाता है ताकि वहां से कोई भी अगर व्यक्ति संक्रमित हो वो किसी और प्रदेश में ना जा पाए और किसी और जगह पे, किसी और राज्य में जाकर वो लोगों से ना मिल पाए और सोशल डिस्टेंसिंग का उसी प्रकार पालन हो। यहाँ पर आप मुझे बताइए, क्या आप ये कह रहे हैं सिर्फ बॉर्डर सील करना या ना करना ही इस पैंडेमिक को खत्म कर सकता है? क्या प्रदेश की, राज्यों की सरकारों का कोई इसमें कोई रोल नहीं है? क्या आप ये कह रहे हैं कि दिल्ली सरकार इसमें कुछ नहीं कर सकती? क्या दिल्ली सरकार सिर्फ और सिर्फ हाथ बांधकर बैठ जाएगी कि नहीं जी पुलिस तो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंदर है, नहीं यहाँ पे यूपी में तो हमारी सरकार है नहीं? इस प्रकार की राजनीति ना करें। लोगों को पता होना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए आपने बताया कि जब बहुत जरूरी है कोरोना को रोकने के लिए, जब कोई केस गाजियाबाद में सामने आया तो जरूरी है बॉर्डर सील कर दिया गया, बहुत अच्छी बात है। लेकिन गाजियाबाद प्रशासन ही कह रहा है कि सिस्टम को आसान बनाने की प्रक्रिया पर हम आगे काम कर रहे हैं। यानी क्या हमने पहले नहीं सोचा कि अगर हम ऐसे अचानक से बंद कर देंगे बॉर्डर, क्योंकि अभी लोगों को पता चला बॉर्डर खुला है, फिर अचानक से बंद हो गया, फिर अभी आसान तरीका निकाला जा रहा है, ये तरीका पहले निकाल लेते तो ये लंबा जाम नहीं लगता जो लगा हुआ है सड़कों पर। देखिए अर्पिता जी, ये एक ऐसी सिचुएशन है जिसमें हर एक व्यक्ति इक्वली इसमें इन्वॉल्व है। ऐसा नहीं है कि आप कम है या मैं ज्यादा हूं या मैं कम हूं और आप ज्यादा हैं। आप सिंपल सी एक छोटी सी आप बात समझिए कि यहाँ पर जब कोई संक्रमित एरिया आता है तो ये पहले से किसी को नहीं पता होता, क्योंकि हम लोग इतने टाइम से लॉकडाउन में थे, लोगों की सेवाएं बंद थी, यहाँ पे दुकानें बंद थी, तो सबको ये था कि सब क्वारंटाइन कर रहे हैं। पर कुछ जगहों पे जब अभी नए केसेस आ रहे हैं, उसके बावजूद अभी आप ही के रिपोर्टर ने, नीतीश जी ने बताया अपनी स्टोरी में कि वहां पर जितने डीएम के पासेस हैं और जितने अनिवार्य पासेस बनाए गए हैं पहले भी और आज भी हैं, जो आज की डेट में भी वो लोग काम कर रहे हैं, वो पासेस, उससे लोगों को आवन जावन दिया जा रहा है। लेकिन हाँ, इस बात पे कोई दो राय नहीं कि जब ऑल ऑफ अ सडन इस पैंडेमिक में एक और नया केस आ जाता है तो उस सिचुएशन को हैंडल करना ह्यूमनली इतना आसान नहीं होता। लेकिन फिर भी हमारी पुलिस और सरकार जिस प्रकार का काम कर रही है, मुझे लगता है इसमें कोई गलत बात नहीं है। और अगर वो थोड़ा समय चाहती, क्योंकि कल रात को ही सील हुआ है, ये ऐसा नहीं है कि 2-4 दिन से सील और अभी तक कोई सोल्यूशन नहीं निकला है। कल रात को ही सील हुआ, उसके बावजूद पासेस को यूज करा जा रहा है। जी अर्पिता जी,
आतिशी, निकत कह रही हैं कि जरूरी था सीमाओं को सील कर देना, जानकारी देने की कोशिश हो रही क्योंकि कल ही हुआ है, जल्द से जल्द जानकारी भी वो दे देंगी। इस पर कुछ लोग ऐसे हैं जो राजनीति कर रहे हैं, स्थिति को समझ नहीं रहे हैं। देखिए, एक्चुअली निगहत जी को मुझे ऐसा लगता है पूरी सूचना नहीं है। उनकी बातों से ऐसा लगता है कि उनको लगता है कि दिल्ली सरकार ने बॉर्डर सील किए हैं। दिल्ली सरकार ने बॉर्डर नहीं सील किए निगहत जी, यूपी की सरकार ने बॉर्डर सील किए हैं। और व्यक्तिगत तौर पे मेरा ये ऐसा मानना है कि ये इस समय बिल्कुल ही गलत पहल है। अभी कोई बॉर्डर सील इसलिए नहीं होनी चाहिए क्योंकि पूरे देश में एक प्रयास है कि हम इकोनॉमिक एक्टिविटी को फिर से रिवाइव करें। ये आपकी बात बिल्कुल सही है। अगर कहीं कंटेनमेंट जोन हो तो कंटेनमेंट जोन तो आधे 1 किलोमीटर बड़ा एरिया नहीं होता है निगहत जी। कंटेनमेंट जोन को सील किया जाए, पूरी दिल्ली, गाजियाबाद, नोएडा के लोगों के लिए परेशानी पैदा करना तो हम सबके लिए परेशानी है क्योंकि एनसीआर एक दूसरे से जुड़ा हुआ है। बहुत सारे लोग जो दिल्ली में रहते हैं नोएडा में काम करते हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो गाजियाबाद में रहते हैं और दिल्ली में काम करते हैं। अगर दिल्ली और यूपी के बॉर्डर सील होंगे, अगर दिल्ली और हरियाणा के बॉर्डर सील होंगे तो सबको नुकसान होगा। ऑफिसेस को चलने में नुकसान होगा, कंपनीज को चलने में नुकसान होगा, सरकारी दफ्तर ठीक से खुलने में नुकसान होगा। ठीक है आतिशी, आ रही हूं निगत। देखिए अर्पिता जी, आतिशी जी ने एक बात बोली कि मुझे पता नहीं है। मैडम, अभी आप ही को बता दूं कि मैंने यही बोला है कि गाजियाबाद का बॉर्डर सील करा। जाहिर सी बात है गाजियाबाद का बॉर्डर सील करने आपके प्रिय मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल जी नहीं आएंगे। दूसरा, आप मुझे बताइए केसेस दिल्ली में कितने और यूपी में कितनी है? क्योंकि यूपी सरकार ने निरंतर वो स्टेप्स जो लेने जरूरी थे, जो अनिवार्य थे, जहां पर सील करना जरूरी था, जो सोसाइटी में सील करना जरूरी था, जहां पर सोशल डिस्टेंसिंग जरूरी थी, वो सबका पालन किया। मुझे बताइए एज अ गवर्नमेंट आप क्या दिल्ली सरकार के लोग ये कहना चाहते हैं कि अगर आप लोग पूरे देश में, पूरी दुनिया में, पूरी दिल्ली में आप चाहें तो सील बंद कर दीजिए और आप लोग रोक सकते हैं? ऐसा तो पॉसिबल नहीं है ना। अगर कल को हमारे एरिया से, गाजियाबाद से दिल्ली में कोई व्यक्ति आ जाता है और आपकी दिल्ली में कोई व्यक्ति उससे संक्रमित हो जाता है तो कल को आप यूपी सरकार के ऊपर लठ लेकर चढ़ेंगे और आप ये कहेंगे कि नहीं, आप लोगों ने सील नहीं करा, आपने वो स्टेप्स नहीं लिए, इसलिए हमारे दिल्ली में केसेस आए। ये राजनीति का मुद्दा नहीं है मोहतरमा, यहाँ पे आपको समझना पड़ेगा कि जो जरूरी था वो स्टेप्स लिए गए हैं। एक महत्वपूर्ण बात ये कह रही थी कि जो कंटेनमेंट जोन, जहां से अगर कोई केस सामने आया है उस एरिया को आप सील कर सकते हैं, उसके 1 से 1.5 किलोमीटर एरिया को आप सील कर दीजिए, लेकिन वो बॉर्डर सील करने की बात कह रही है कि वो गलत है। देखिए आप मेरी अर्पिता जी, आप मेरी बात सुनिए। जहां पर कंटेनमेंट जोन है उससे बहुत दूर नहीं है, पहली बात तो गाजियाबाद बॉर्डर। दूसरी बात, मैंने आपको कहा कल रात को ही हुआ है, क्योंकि जिस कंटेनमेंट जोन में, जिस एरिया में वो व्यक्ति निकला है कोरोना पॉजिटिव, वहां के और भी जो चेन है पहले उनको क्वारंटाइन किया जाएगा, उनके टेस्ट किए जाएंगे, तभी तो आगे स्टेप लिया जाएगा। मैं आ रही हूं आतिशी, मैं आ रही हूं, एक सेकंड। ठीक है निगत, मैं आ रही हूं। दिल्ली से गाजियाबाद की तरफ जाने वाला एक पिता जो है, इसी बीच, इन सब के बीच तैयारी हुई नहीं हुई, क्यों सील करना चाहिए बॉर्डर, नहीं करना चाहिए, लेकिन इन सब के बीच जो लोग परेशान हो रहे हैं उसकी दरअसल ये तस्वीर है। एक पिता अपने मासूम से बच्चे 3 साल के बेटे के साथ बॉर्डर पर उसको रोक दिया गया। पुलिसकर्मियों ने पास दिखाने पर ही जाने की इजाजत देने की बात कही। हालांकि वहीं मौजूद हमारे सहयोगी दीपक बिष्ट ने जब पुलिस से बात की तब उनको आगे जाने दिया गया है। गाजियाबाद प्रशासन की सख्ती ये है कि दिल्ली से यूपी की तरफ एंट्री करने वाले लोगों को पास दिखाना होगा। यहाँ पर एक गाड़ी है जिसमें एक मासूम बच्चा है, आप देख सकते हैं गाड़ी के अंदर, क्योंकि सबसे अहम है कि गाड़ी में गाड़ी चालक के पास होना चाहिए। ये जनाब जो हैं इसके बच्चे के पिताजी यहाँ पर हैं। आप कहाँ से बच्चे को लेकर आ रहे हैं सर? दिल्ली से वापस घर जाना है। क्यों गए थे यहाँ? वाइफ को छोड़ने के लिए ऑफिस गए थे, लेकिन यहाँ पर तो कल शाम से ही लगातार चेकिंग हो रही, तो आपने ये ध्यान नहीं दिया कि सर जब दिल्ली से जाने दे रहे हैं तब आने भी देंगे ढंग से, तो फिर वहीं पे रोकना चाहिए ना फिर दिल्ली में। नहीं, लेकिन गाजियाबाद प्रशासन ने ये सख्ती लागू की है, तो आपने पास बनवाया कुछ? सर अभी कंपनी ने ध्यान नहीं है, तो जब देगी कंपनी फिर कर देते हैं। तो अभी तो सर कम से कम घर तो जाने दीजिए। अभी आपको रोका है तो क्या कह रहे हैं वो लोग? पास के लिए बोल रहे हैं। तो सर आप क्या, मैं घर नहीं जाऊँगा, कहाँ दिल्ली में किसके घर जाऊँगा मैं? तो देखिए समस्या सबके लिए है। यहाँ पर इस मासूम बच्चे को देखकर आप गाड़ी के अंदर देख सकते हैं, मासूम बच्चा है और यहाँ पर क्योंकि वो पिताजी के साथ यहाँ से निकला था। इंदिरापुरम का रहने वाला ये परिवार है जो अपनी पत्नी को लेकर ये गए थे, लेकिन अब मासूम बच्चा यहाँ पर है। अब इनका कहना है कि इस बच्चे को मैं इस धूप में कहाँ लेकर जाऊँ, क्योंकि अगर पास नहीं होता तो क्या वो अपने घर यहाँ से महज 1 किलोमीटर दूरी पर है, वहाँ पर भी नहीं जा सकते। हालांकि पुलिस का कहना है कि वो पास दिखाए और तभी जा सकते हैं, लेकिन जो बच्चा है वो कोशिश हम करते हैं एक बार कि यहाँ पर प्रशासन की तरफ से इस तरह के इंतजाम हो कि ताकि इस तरह के मासूम बच्चे ना फंस सके।
निघत, ये तस्वीरें आपने देखी होंगी। ये तस्वीरें सुबह से ही दिख रही हैं, बॉर्डर पर लोग फंसे हुए हैं। आप कह रही हैं कंटेनमेंट जोन है, उसको ब्लॉक कर दिया, बहुत अच्छी बात है। मुझे ये बताइए, ये जो लोग हैं जिनको जानकारी नहीं मिल पा रही कि कब बॉर्डर खुल जा रहा है, कब बॉर्डर बंद हो जा रहा है, ये जानकारी सुगम तरीके से उन तक पहुंच पाए, इसके लिए क्या कदम उठाए गए हैं? अर्पिता जी, मैंने आपकी जो स्टोरी देखी उसमें उन्होंने बताया कि एक छोटा बच्चा गाड़ी में है और वो जो व्यक्ति हैं उन्होंने ये बोला कि वो ऑफिस छोड़ने अपनी वाइफ को गए थे। क्या मैं सही समझ रही हूँ? जी। पहले तो कहीं ना कहीं मैं ये कहना चाहती हूँ कि जो आम लोग हैं, चाहे वो यूपी के हों चाहे दिल्ली के हों, पूरे देश में इस समय लोगों को समझना पड़ेगा कि अगर वो अपने वाइफ को या किसी को ऑफिस छोड़ने जा रहे हैं तो छोटे बच्चे को साथ लेके ना जाए, क्योंकि वो बिल्कुल सही नहीं है। इस समय बाहर का माहौल अच्छा नहीं है, पहली बात। दूसरी बात, बहुत जरूरी है कि इस समय लोग न्यूज चैनल निरंतर फॉलो करते रहे, क्योंकि आप लोग बड़े ही सूझबूझ के साथ हमेशा वो न्यूज दिखा रहे हैं। मुझे भी आपके न्यूज चैनल के माध्यम से ही मालूम पड़ा कि गाजियाबाद बॉर्डर कल रात को सील कर दिया गया था, और ये बहुत जरूरी। और आजकल मैं तो कहूंगी कि कुछ लोग, सबसे ज्यादा लोग जो पहले खबर नहीं देखते थे, आजकल लोग सब देख रहे हैं और खुद ही उसको रिस्पॉन्सिबिलिटी से समझ रहे हैं। कुछ लोग नहीं देख पाए, लेकिन उनकी मदद आप ही बता रही है कि हो गई। तो पास अगर नहीं भी है, पर अगर कोई व्यक्ति वहां पर था, फंसा हुआ है, तो यूपी की जो पुलिस है वो उनको आने देगी। पहली बात, बहुत सारे यहाँ सिंगल फैमिलीज रह रहे हैं जिनको अगर पति पत्नी और बच्चा है, जाना पड़ रहा है तो बच्चे को साथ ले जाना मजबूरी हो जाती है, पहली चीज। दूसरी चीज, आप ये कह रही हैं, ठीक है आतिशी, आप दूसरी चीज आप ये कह रही हैं कि जो इलाका जहां आप जिक्र कर रही हैं कि ये जानकारी टीवी से वो ले सकते हैं, यहाँ एक प्रशासन के तौर पर जिम्मेदारी क्या बनती है? क्योंकि पहले उनको पता चलता है 3 दिन पहले, भाई 4 दिन पहले कि बॉर्डर खुला है, लोग पहुंच जा रहे हैं। अगर टीवी नहीं देख पाए तो ऐसे फंसे रहेंगे घंटों जाम पे। ये एक मेरा सवाल है, मैं लौटूंगी। आतिशी, मेरा आपसे सवाल ये है कि क्या आपको ऐसा लग रहा है कि एक जो कोऑर्डिनेशन बॉर्डर्स पर बनने चाहिए दो राज्यों के बीच में, वो कोऑर्डिनेशन नहीं बन पा रहा है क्या? देखिए, हम तो अर्पिता जी बाकी बॉर्डरिंग स्टेट से बिल्कुल कोऑर्डिनेशन के लिए तैयार हैं, परंतु ज्यादा दिक्कत जिस तरह से मैं देख रही हूँ यूपी से आ रही है, माइग्रेंट्स को भी वापस भेजने में ज्यादा दिक्कत यूपी से आ रही है। कई और स्टेट से आसानी से कोऑर्डिनेशन बन गया है। तो हमारा यूपी सरकार से भी ये आग्रह है कि देखिए, कोई भी राज्य इसमें अकेला नहीं है। अगर यूपी के लोग दिल्ली में फंसे हुए हैं या यूपी में दिल्ली के लोग फंसे हुए हैं, तो सब राज्यों को एक दूसरे से बात करनी ही पड़ेगी। दिल्ली नोएडा, दिल्ली गाजियाबाद जुड़े हुए हैं एनसीआर के रूप में, एक दूसरे पे सारी इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए डिपेंडेंट है। तो इसलिए अगर ये जिले गाजियाबाद और नोएडा जो दिल्ली से सटे हुए हैं, बिना किसी बातचीत के, बिना किसी बातचीत के बॉर्डर सील हो जा रहे हैं, जानकारी जरा दूसरे राज्यों को भी दे देती बेहतर रहता। अर्पिता जी वही बात हो गई ना कि आतिशी फिर यहाँ पर राजनीति करने बैठ गई कि जानकारी नहीं थी। आप क्या चाहते हैं आतिशी जी? आप मुझे बता दीजिए कि अगर कोई कंटेनमेंट जोन है और जहाँ पर सील करना है तो पहले क्या करें? पहले एक बैठक बुलाई जाए, फिर अरविंद केजरीवाल जी समय ले, और ठीक है, एक सेकंड मैडम, ठीक है, मैं आप सभी को रोक रही हूँ क्योंकि देखिए वक्त कम है। बहुत जरूरी है कि इसको समझना होगा कि अगर राज्यों के बीच में कोऑर्डिनेशन नहीं बन रहा है तो उसको बनाने की जरूरत है, लोगों तक जानकारी पहुंचाने की जरूरत है, क्योंकि ये लोग हैं जो घंटों जो हैं वो सड़कों पर खड़े हुए हैं, इनके बारे में भी सोचने की जरूरत है। अब बढ़ रहे आगे। लॉकडाउन के बीच देश के अलग अलग हवाई अड्डों से 25 मई से घरेलू उड़ानें शुरू हो गई हैं। एयर इंडिया समेत ज्यादातर विमान कंपनियों ने उड़ानें शुरू कर दी हैं। मुंबई, बेंगलुरु, चेन्नई, दिल्ली और अहमदाबाद से घरेलू जो उड़ानें वो शुरू हो गई हैं। कोरोना महामारी के मद्देनजर हवाई अड्डों पर जरूरी एहतियात बरते जा रहे हैं और सोशल डिस्टेंसिंग का सख्ती से पालन किया जा रहा है। हवाई अड्डे पर लोगों को मास्क और फेस शील्ड लगाए हुए देखा गया। लॉकडाउन की वजह से लोग फ्लाइट पकड़ने के लिए वक्त से बहुत पहले एयरपोर्ट पर पहुंच रहे हैं। ये दो तस्वीरें मुंबई एयरपोर्ट और दिल्ली एयरपोर्ट की आप देख रहे हैं, जहां पर देखिए लोग जो हैं वो वक्त से पहले पहुंच रहे हैं, सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं और मास्क लगाए हुए भी नजर आ रहे हैं, जो कि बहुत ही अच्छा है। इस वक्त पर अगर हमें कोरोना से जंग लड़नी है तो ये खुद से भी अलर्ट रहना बहुत जरूरी है, जो लोग यहाँ करते नजर आ रहे हैं। साथ ही साथ एयरपोर्ट प्रशासन की तरफ से भी वहाँ पूरे जो गाड़ियाँ आ रही है या जो सामान वगैरह है उनको प्रॉपर सैनिटाइज किया जा रहा है। ये कदम भी यहाँ पर उठाए जा रहे हैं। ये जम्मू एयरपोर्ट और भोपाल एयरपोर्ट की तस्वीरें आप देख रहे हैं। यहाँ पर भी देखिए किस तरीके से लोग जो हैं वो नियमों का पालन कर रहे हैं। सबकी चेकिंग भी हो रही है जब लोग अंदर जा रहे हैं। अगर कोई सब ठीक लग रहा है तो ही उनको आगे जाने दिया जा रहा है। और साथ ही साथ आप देखेंगे मास्क लगाए हुए, फेस शील्ड लगाए हुए ये लोग भी नजर आ रहे हैं।
कल से शुरू हुई घरेलू उड़ानों के मामले में मुंबई में आज व्यवस्था कुछ सुधरी दिखाई दी। कल मुंबई एयरपोर्ट पर अफरा तफरी का आलम था और व्यवस्था को लेकर सवाल भी खड़े हो रहे थे। करीब 2 महीने बाद शुरू हुए फ्लाइट के ऑपरेशन का आज दूसरा दिन है और मैं इस वक्त मौजूद हूं मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट पर। आपको तस्वीरें दिखा देता हूं। आज जो तस्वीरें आपको नजर आ रही हैं वो बेहद ही सिस्टमेटिक हैं कल के मुकाबले। कल तमाम कन्फ्यूजन हुई थी, व्यवस्थाओं को लेकर सवाल खड़े हुए थे, लेकिन आज वो व्यवस्था थोड़ी सी बदली, थोड़ी सी चेंज नज़र आ रही है और यात्रियों को वहाँ बाकायदा अटेंड किया जा रहा है। सोशल डिस्टेंसिंग का पालन जो है वो लगातार कराया जा रहा है। CISF के जवान मौजूद हैं, तमाम एयरपोर्ट की अथॉरिटी के लोग यहाँ मौजूद हैं, क्योंकि कल जो गलती हुई थी उससे एयरपोर्ट अथॉरिटी ने सबक सीखा है और आज उस सबक के सीखने के चलते जो है ये तस्वीरें आपको दिख रही हैं कल के मुकाबले बदली हुई। और महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि कल 47 फ्लाइट का ऑपरेशन हुआ था, लेकिन आज जो है 44 फ्लाइट का जो जानकारी मिल रही है कि ऑपरेशन होगा। हालांकि उसमें से कितनी फ्लाइट जो है वो अराइवल होगी, कितनी डिपार्चर होगी, इसकी जानकारी अभी तक नहीं मिल पाई है, लेकिन कुल जो फ्लाइट की संख्या है करीब 44 फ्लाइट्स जो है आज ऑपरेट होंगी यहाँ से। और दूसरी महत्वपूर्ण चीज़ ये है कि जिस तरह से सवाल खड़े हुए थे उसको देखते हुए कई सारे पैसेंजर्स को कल से ही यहाँ वेट करना पड़ा है। कई की फ्लाइट शेड्यूल हुई थी, कई की कैंसिल हो गई थी। और एक और जानकारी मिल रही है कि जो फ्लाइट कैंसिल हो रही है उन यात्रियों को फोन करके अब जानकारी भी दी जा रही थी। जो उधर जम्मू कश्मीर में बाहर से आने वालों का सिलसिला बना हुआ है। दूसरे राज्यों से कई लोग जम्मू पहुंच रहे हैं। यहाँ कल 5 फ्लाइट पहुंची थी और आज भी 9 उड़ानें पहुंचने का कार्यक्रम तय हुआ है। देश भर में फंसे लोगों को लाने के लिए एयर सर्विस शुरू हो चुकी है। हालांकि जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर फंसे हुए थे उन्हें लेकर कल यहाँ पर एयर सेवा शुरू की गई थी। कल पहले दिन लगभग 170 के करीब लोग यहाँ पर पहुँचे थे और यहाँ से भी लगभग 200 के करीब लोग रवाना हो गए थे। आज भी अगर हम बात करें तो दूसरा दिन है। आप देख सकते हैं यहाँ से जाने वाले जो लोग हैं उनकी यहाँ कतारें लग चुकी हैं। ये लोग दिल्ली या फिर अन्य स्टेशनों की ओर जम्मू से रवाना होंगे। आज दूसरा दिन है। आज भी शेड्यूल जो है वो 9 फ्लाइट्स यहाँ पर आएंगी और लगभग 5 और 7 की फ्लाइट्स यहाँ से रवाना होगी। लगातार अगर हम बात करें तो जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर फंसे हुए थे या फिर यहाँ पर जो लोग फंसे थे उनको भेजने का सिलसिला जारी है। प्रशासन की तरफ से जो मजदूर थे उनके लिए श्रमिक एक्सप्रेस चलाई गई थी, कोविड स्पेशल ट्रेन यहाँ पर चलाई गई थी, लेकिन हवाई सेवा अब शुरू हो चुकी है। जम्मू कश्मीर में अगर हम बात करें तो श्रीनगर एयरपोर्ट पर भी फ़्लाइट्स आ रही हैं और जा रही हैं। जम्मू एयरपोर्ट पर भी इस समय जो फ़्लाइट्स हैं वो पहुंचना शुरू हो चुकी हैं। अगर हम बात करें जम्मू एयरपोर्ट की तो यहाँ पर CISF की पूरी सिक्योरिटी है और लोग जो हैं पूरी जांच के बाद ही किसी को जाने दे रहे हैं। देश में घरेलू उड़ानें शुरू होने के दूसरे दिन तीसरी फ्लाइट भोपाल पहुंची। सोमवार को 2 फ्लाइट दिल्ली से भोपाल आई थी और 2 ही वापस गई थी। दूसरे दिन दिल्ली से भोपाल के लिए 2 उड़ानें तय हैं, जबकि हैदराबाद और मुंबई के लिए 2 फ्लाइट्स रद्द की गई। दिल्ली से दूसरी फ्लाइट भोपाल पहुंची है। कल 2 फ्लाइट दिल्ली से आई, 2 फ्लाइट दिल्ली गई भोपाल से। इसके बाद आज दूसरे दिन भी 2 फ्लाइट, एक हैदराबाद की फ़्लाइट और एक मुंबई की फ़्लाइट तो कैंसिल कर दी गई है, लेकिन 2 फ्लाइट दिल्ली के लिए, एक आएगी जाएगी, इसके साथ एक और फ्लाइट आएगी और जाएगी। इस तरह टोटल 4 फ्लाइट होंगी। तो जो दिल्ली से जो यात्री आए हैं हम उनसे बात करते हैं। आप दिल्ली से लौट रहे हैं? तो ये आप कितने दिनों से वहाँ फंसे हुए थे कि मैं एक्चुअली लुधियाना से ट्रैवल कर रही हूँ। तो कल हम लोग दिल्ली में हमारी फ़्लाइट कैंसिल हो गई और आज फिर फ़्लाइट मिली हमें। ज़ाहिर तौर पर लोग काफ़ी दिनों से, करीब 2 महीनों से लोग अब फंसे हुए थे, तो अपने घर पहुंचकर ज़ाहिर तौर पर सबके लिए खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। मैम, आप भी वापस आ गए आखिर अपने घर? नहीं, आप लेने आए थे? आई हूँ मेरी बेटी को, अभी वही सैनिटाइज कर रही हूँ उसको। चलिए जी, अपनी बेटी को लेने आई हैं। तो ये भोपाल में दूसरे दिन भी सामान्य तरीके से फ़्लाइट चल रही हैं। 2 फ्लाइट कैंसिल हुई हैं, लेकिन 2 फ्लाइट आज भी चलेंगी। मनोज शर्मा, भोपाल, न्यूज़ 18 इंडिया। उधर महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी कोरोना पॉजिटिव पाए गए हैं। राज्य में कोरोना पॉजिटिव पुलिसकर्मियों की संख्या इसी के साथ बढ़कर 1889 हो गई है। तो महाराष्ट्र में 24 घंटे में 131 पुलिसकर्मी पॉजिटिव पाए गए हैं। यानी जो कोशिशें की जा रही हैं ताकि जो ये कोरोना योद्धा हैं ये पॉजिटिव ना पाए जाएं, वो कोशिशें नाकाफी साबित हो रही हैं।
कोरोना के बढ़ते संकट का असर अब महाराष्ट्र के सबसे बड़े गणेश उत्सव पर भी पड़ता दिखने लगा है। मुंबई के मशहूर जीएसपी गणेश मंडल ने इस साल गणपति उत्सव न मनाने का फैसला किया। महाराष्ट्र का ये पहला गणेश मंडल है जिसने कोरोना महामारी के बीच सावधानी बरतते हुए इस साल सार्वजनिक गणेश उत्सव नहीं मनाने का फैसला किया है। यूपी के झांसी में भी टिड्डियों के झुंड पहुंच गया है जिसने किसानों की फसल को बर्बाद कर दिया, जिसके बाद लोग दहशत में आ गए। लोगों ने टिड्डियों के झुंड को भगाने की कोशिश की लेकिन वो उसे भगा नहीं पाए। बताया गया कि बाद में टिड्डियों का झुंड मध्य प्रदेश की तरफ चला गया। टिड्डियों ने मध्य प्रदेश और राजस्थान में भी किसानों की फसलों को काफी नुकसान पहुंचाया है। उससे जो नुकसान है कि जो भिंडी है और टिंडे हैं, करेला है, टमाटर है, बैगन है, इनको नुकसान है। जी टिड्डी से फसल को बिल्कुल बर्बाद कर देती है। जी टिड्डी दल से जी नुकसान होता है कि खेत के जो फसल लगी हुई होती है, जैसे कि जोड़ई लगी खेत में, ज्वार, बाजरा और उड़दा है तुम्हारे, तो इनकी पत्ते खा लेता है जी। तो फसल की पत्ते खा लेता है तो जानवरों को फिर नुकसान पहुंचाता है जी। जानवर पतला गोबर करने लगते हैं, खाते हैं, तो इसलिए उससे बहुत नुकसान होता है। तुरैया खा जाती, भिड्डी खा जाती, तो वो का खीरा खा जाती है, लौकी है, करेला है, भिड्डी है, सब कछु है, धरा धना है वो भी खा जाती है। नुकसान होता है, बहुत नुकसान होता है।